हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी है। मैं एससी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र, यानी हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र आपके वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर में। एकदम गंभीरता से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। आपको बिल्कुल आज यहीं क्लियर हो जाएगा कि समष्टि क्या होता है और व्यष्टि क्या होता है। व्यष्टि का हमने अध्ययन कर चुके हैं, आज हम लोग समष्टि का अध्ययन करते हैं। तो हमने देखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र, सबसे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि माइक्रो और मैक्रो हमने बताया है कि आपको जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमने जिक्र किया इसके पहले, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, होता है छोटा, स्मॉल, यानी छोटे स्तर पे जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों का जब हम अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत कीमत का अध्ययन करते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और मैक्रो का मतलब होता है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, मैक्रो का मतलब होता है बृहद। हम कह सकते हैं बृहद, या हम कह सकते हैं उच्च, या हम कह सकते हैं विशाल, या हम कह सकते हैं बड़ा। ये है बृहद। समष्टि, समष्टि का मतलब समस्त संसार उसमें लिप्त हो गया, यानी समस्त संसार का एक साथ हम अध्ययन करते हैं। इस समस्त भारत के समस्त अर्थव्यवस्था का एक साथ हम अध्ययन करते हैं, समस्त आय का हम एक साथ अध्ययन करते हैं। समष्टि, समस्त यानी समष्टि मतलब सबसे बड़ा, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत यानी छोटा। तो हमने देखा, तो आपने देखा होगा, मैंने कल बताया था कि माइक्रो और मैक्रो दोनों ग्रीक भाषा से लिया गया है, दोनों ग्रीक भाषा से लिया गया है। और जो माइक्रो जो है वो माइक्रोज शब्द से बना है, और जो मैक्रो है वो मैक्रोज शब्द से बना है। और हमने बताया था कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या विशाल। और इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि माइक्रो एवं मैक्रो का निर्माण एवं सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो हैं रगनार फ्रीस। यानी रगनार फ्रीस ने सर्वप्रथम समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण या प्रयोग किया था। कभी कभी टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि माइक्रो मैक्रो शब्द का प्रयोग या निर्माण करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री तो रगनार फ्रीस हैं, और ये किस भाषा से मिलकर के बना है, तो ग्रीक भाषा, और ग्रीक भाषा के माइक्रो मैक्रोज से मिलकर के बना है, और मैक्रो मैक्रोज से मिलकर के बना है। माइक्रो का मतलब छोटा और मैक्रोज का मतलब होता है बड़ा। तो आइए हम आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसे समझाने का प्रयास करते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है और मैक्रो का मतलब क्या होता है। तो माइक्रो तो मैं बता चुका हूं, और मैक्रो को बताने वाला जिसको समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से हम जानते हैं। आप जानेंगे होंगे कि यह ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से मिला है, इसका मतलब होता है बड़ा। यानी इसमें देखिए बड़ा, इसके अंतर्गत हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं उसी का हम अध्ययन करेंगे। हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, हम कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का अध्ययन किया जाता है। समूहों का अध्ययन किया जाता है।
समझ गए होंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का अध्ययन किया जाता है, न कि व्यक्तिगत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसमें? समष्टि में। और व्यष्टि में, जो माइक्रो में, वह इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे समूहों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, एक देश की राष्ट्रीय आय कितनी है उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। राष्ट्रीय बचत नेशनल सेविंग, यानी एक देश का कुल बचत कितना है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। राष्ट्रीय विनियोग, यानी राष्ट्र स्तर पे हम कितना विनियोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय विनियोग के अंतर्गत आता है। मतलब कुल विनियोग भारत में हमने इस साल हमने कितना विनियोग किया, री इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया, वो राष्ट्रीय विनियोग के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। कुल रोजगार, जब बात करते हैं कुल रोजगार, यानी भारत के अंतर्गत हमने कितना रोजगार दिया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैंने इतना रोजगार दिया। आपके प्रदेश के जो मुखिया वो बोलेंगे मैंने इतना रोजगार दिया। कुल कितना, शिक्षा विभाग में कितना दिया, सिंचाई में कितना दिया, लेखपाली में कितना दिया, प्राइमरी लेवल में कितना दिया, और अन्य विभागों में टोटल जोड़ करके कितना हुआ। तो 1 लाख मैंने रोजगार दिया, 1.25 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दिया। कुल रोजगार यानी जितना रोजगार है उन सबको जोड़ दिया जाता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसलिए इसको कुल रोजगार। हम उसके बाद सामान्य कीमत स्तर की बात करते हैं। सामान्य कीमत स्तर, और उसमें व्यक्तिगत कीमत स्तर की बात करते हैं। सामान्य कीमत स्तर से तात्पर्य है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कहने का मतलब है कि स्फीति और अवस्फीति, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। महंगाई कितनी बढ़ती है और महंगाई कितनी घटती है। एक व्यक्ति की महंगाई क्या बढ़ती है घटती उसका मतलब नहीं है। इस देश में इन्फ्लेशन रेट इस साल कितना है, मतलब महंगाई कितना बढ़ गया, उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस देश में महंगाई कितना घट गया उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो सामान्य कीमत स्तर से मतलब एक व्यक्ति की कीमत से मतलब नहीं है। इस देश में सामान्यतः कीमत में कितनी वृद्धि हुई, महंगाई में कितनी वृद्धि हुई, तो इन्फ्लेशन बढ़ा कि घटा। अगर वस्तुओं की कीमतें अगर औसतन बढ़ जाती है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और घट जाती है उसको डिफ्लेशन कहते हैं। वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इन सभी बिंदुओं पे वो रिसर्च किया जाता है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं अपने स्तर से भी उसको जांच करवाती है कि इस देश की इन्फ्लेशन रेट क्या है। हम कुछ अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ एजेंसियां हैं जो इसका अध्ययन करती है कि भारत का ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर और स्फीति और अवस्फीति। आइए हम एक विद्वान के द्वारा परिभाषा को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक चीज और बताते हैं। चलिए विद्वान के हिसाब से जब आएंगे तो हम बताते हैं। इसे मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। और एक प्रोफेसर बोल्डिंग हैं, बहुत सारे विचार उनके आते रहते हैं, इकोनॉमिक्स में विचार उन्होंने दिया है, तो उनका हम एक परिभाषा का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर
बोल्डिंग के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं होता है। लिख के बताते हैं हम, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं होता। तो किससे होता भैया, ये जानने का प्रयास करेंगे। नहीं होता, किंतु इन मात्राओं के समूह से होता है। किंतु इन मात्राओं के समूह से होता है। अरे कौन सा समूह है, इसका हम लोग जानकारी करते हैं। इस समूह से होता है, यानी कहने का मतलब है इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं, इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं, तो किससे, किंतु राष्ट्रीय आय से होता है। किंतु राष्ट्रीय आय से होता है। फिर इन्होंने कहा राष्ट्रीय, व्यक्तिगत मूल्य से नहीं, व्यक्तिगत मूल्य से नहीं, तो किससे होता है, सामान्य मूल्य स्तर से होता है। कहने का मतलब था इनका कि सामान्य मूल्य स्तर से होता है। फिर इन्होंने कहा व्यक्तिगत उत्पादों से नहीं, राष्ट्रीय उत्पाद से होता है। व्यक्तिगत उत्पादों से नहीं, राष्ट्रीय उत्पाद से होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा, देखिए बड़ा अच्छा परिभाषा दिया, याद हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा। एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना किस समय व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र आ गया तो बस 2 लाइन समझा के काम खत्म कर दिया। नहीं, लिखना पड़ेगा। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं होता, किंतु इन मात्राओं के समूह से होता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता, किंतु राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत मूल्य से नहीं होता, सामान्य मूल्य स्तर से होता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। व्यक्तिगत उत्पादों से नहीं होता, राष्ट्रीय उत्पाद से होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत खूबसूरत परिभाषा देने का प्रयास किया। आइए, एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि आप जैसे मान लीजिए एक जंगल है, ये जंगल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ है, ये पूरा जंगल है। उन्होंने कहा कि व्यष्टि और समष्टि एक बहुत छोटा सा, बहुत सारे ये जंगल है, बहुत सारा घना जंगल है, ये घना जंगल है। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक वृक्ष से मतलब नहीं है। इन जंगल के समूह को, जंगल के क्या कहते हैं, समूह को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब एक पेड़ को जंगल नहीं कहते हैं, इन पेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। कहीं हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पेड़ में जंगल है, जंगल में पेड़, हम कहते हैं पेड़ का जंगल है, यानी पूरा जंगल है जो बहुत सारे, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और छोटे, बहुत सारे छोटे मोटे भी पौधे हैं, इसमें पेड़ है। तो एक वृक्ष का जब हम बात करते हैं, गए एक वृक्ष को हमने ले लिया, किसी वृक्ष का नाम तो आप जानते नहीं है ना कि आप जंगल है बोलते हैं, जब बहुत घना तो जंगल है। तो इसलिए जंगल के समूह को, यानी पेड़ के समूह को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर एक पेड़ का केवल अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने देखा ये समष्टि अर्थशास्त्र, एक चार्ट से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, कम समय चाहते हैं ले लें और इसका आप अध्ययन करें। समष्टि अर्थशास्त्र हमेशा के लिए आपका समझ में आ जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक चार्ट आपको बताने, समष्टि अर्थशास्त्र है, एक चार्ट से आपको समझाने का हम प्रयास
करते हैं। आय एवं रोजगार का सिद्धांत आता है इसमें। आय एवं रोजगार का सिद्धांत आता है। सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर, जिसमें हम क्या करते हैं, वही मुद्रा स्फीति हम एवं कह सकते हैं। मुद्रा स्फीति, अवस्फीति, आर्थिक विकास का सिद्धांत की बात करते हैं हम इसमें। आर्थिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट में देखते हैं कि वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। वितरण का समष्टिगत, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाला एक हमने आपको चार्ट बनाया। इसमें हमने एक पार्ट है, उसको भी हम आपको समझा देते हैं कि उपभोग फलन का सिद्धांत और विनियोग फलन का सिद्धांत आता है। उपभोग फलन का सिद्धांत और विनियोग फलन का सिद्धांत। अगर इसको हम मिला देते हैं तो व्यापार चक्र का निर्माण होता है या उच्चावच अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इसमें जो बात आती है कि वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, भाई अगर राष्ट्र स्तर पे सब लोग मिल करके इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं तो जो सामान्य, अगर हमारी मजदूरी आती है तो हमारा जो हिस्सा बनता है वो मुझे मिलना चाहिए, जो लाभ आता है वो मुझे मिलना चाहिए, जो भी उसका मेरा शेयर होता है। तो वितरण का समष्टिगत सिद्धांत का बात किया गया है, यानी इस देश के अंतर्गत आने वाले समस्त नागरिकों का जो हक है वह उसे मिलना चाहिए। समष्टिगत सिद्धांत से तात्पर्य है वितरण का मतलब ये होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अगर 500 करोड़ रुपया, अगर मान लीजिए 500 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वितरित किया गया तो ये क्या हो गया, समस्त पूरे भारत के किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए, ये हो गया समष्टि। एक किसान को 2000 जो मिला वो हो गया व्यष्टि, पर्सनल, व्यक्तिगत, छोटा, यानी अब एक व्यक्ति की बात करते हैं 2000 उसको मिला, लेकिन हम पूरे देश के अंतर्गत इस सम्मान निधि के इतना हम कितना बजट बनाया, 500 करोड़ रुपया, ये हो गया आपका समष्टि। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये वितरण में जो भी देना सबको अलग अलग आप तो देंगे, लेकिन एक समूह लेकर के उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो उसका हिस्सा बनता वो समस्त करेंगे। तो आपका जो समूह है उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, लाइक्स करें और जो भी आपसे संबंधित अगर कोई दिक्कत हो इससे संबंधित तो आप हमसे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।